नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा आज संगठनात्मक व्यवहार के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। स्नातकोत्तर विषय में कंपलसरी पेपर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी संगठनात्मक व्यवहार। हमें इस विषय को पढ़ने की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो हम ये समझें कि कोई भी संगठन जब कार्य करता है तो संगठन की अपनी एक फिलॉसफी होती है। जो व्यक्ति उसमें कार्य करते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। उस भिन्नता के बावजूद ग्रुप में, टीम में उन सबका आपस में मिलजुल कर कार्य करना उस संगठन को सफल या असफल बनाता है। मशीन को अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो वो अपने आप चल पड़ती है। जितने टेम्परेचर पर हम किसी ओवन को सेट करते हैं, उसमें अगर हमारी कोई बेकरी है या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या हम कोई प्रोडक्शन हाउस है जहां गारमेंट्स बनते हैं, तो मशीनें काम करती हैं जिसमें मशीनों के अपना कोई सोच नहीं होती है। किंतु व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो हर व्यक्ति अपने आप में एक व्यक्तित्व होता है। तो इस वजह से आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के अंदर हम कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये ऐसा होगा। सोशल साइंटिस्ट या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या सोशल साइंस के साथ मिलजुल कर संगठनात्मक व्यवहार का जो ये विषय बना है आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम और आप सब एक दूसरे से बहुत सारी चीजों में भिन्न हैं। एक बार एक जगह कई लोग एकत्रित थे और वहां पर एक बहुत फेमस कार्टूनिस्ट थे। उनसे कहा गया कि अपना एक कार्टून सब बनवाने को तैयार हो गए, और जब सबके कार्टून बन गए और आपस में बांटे गए तो दूसरों के कार्टून को तो सबने पहचान लिया कि ये फलाना व्यक्ति है, ये ठिकाना व्यक्ति है, लेकिन जब खुद का आया तो उसे पहचान नहीं पाए। तो ऐसे में ये बात सामने आती है कि हम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को ही नहीं पहचान पाते। तो आइए हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। बेसिकली व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं कि ये एक सम टोटल है कि कैसे व्यक्ति रिएक्ट करता है दूसरों के साथ, या दूसरे हमारी बातों को देखकर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो गुण है ये हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। हम किसी फेमस फिल्म स्टार को देखें कि अरे उसकी क्या पर्सनालिटी है, अरे उसकी कैसा व्यक्तित्व है, या किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में हम बात करें या किसी टीचर के या क्लासमेट के, तो हम उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें सोचते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार से है। तो आनुवांशिकता, पर्यावरण तथा परिस्थिति, ये तीनों चीजें हम जब देखते हैं कि उसकी किस प्रकार से ये तीनों चीजें मिलाकर उसकी पर्सनालिटी बनती है। आनुवांशिकता यानी हम बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के माता पिता की हाइट कैसी थी, वजन कितना था, उससे हमें आनुवांशिकता मिलती है। बहुत कुछ हद तक हमारे बालों का रंग या हमारी चमड़ी का रंग या हमारे सोच, हमारी बुद्धि, बहुत कुछ। जैसे हम बात करते हैं आर्मी में राजपूताना राइफल्स, हम पाते हैं कि कई बार आर्मी बैकग्राउंड है तो बच्चे आनुवांशिक रूप से उसी तरफ ओरिएंट हो जाते हैं या उनकी पर्सनालिटी सूटेड रहती है उस प्रकार के कार्य के लिए। तो आनुवांशिकता से हम अपने शारीरिक जो हमें रूप गुण मिलते हैं वो होते हैं। पर्यावरण यानी हम किस तरह के पर्यावरण में रहते हैं। हम शहर में रहते हैं या हम सेमी अर्बन जगह पर रहते हैं, हम स्लम में रहते हैं या हम किसी बहुत ही लग्जूरियस कॉलोनी में रहते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे सोच, हमारी मानसिकता और हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। फिर परिस्थिति, हमारे घर की परिस्थिति कैसी थी, हमारे घर में धन का अभाव था या धन की अधिकता थी, या
हमारे घर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब मिलाकर हमारी व्यक्तित्व को वो निर्धारित करते हैं। अब इसके कुछ खास बातें हैं कि ये किस प्रकार से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि 5 बड़े मॉडल किस प्रकार से हैं। बहिर्मुखी, ये वो व्यक्तित्व होता है जो लोगों के साथ मिल सकते हैं, बातचीत बड़े आराम से कर लेते हैं और अपनी बात को आसानी से दूसरों तक रख देते हैं। दूसरे हैं सहमतता वाला गुण, एग्रीएबलनेस, कि हम दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको कोई जरूरत है तो उनकी मदद करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते जाते हैं, या उनको हम बहुत सारी चीजों में भरोसा करते हैं और हम मिलजुल कर काम आगे बढ़ाते हैं। फिर होते हैं कॉन्सेंशियस या कर्तव्यनिष्ठ, हमें अपना कार्य पता है, मुझे समय से अपना कार्य पूरा करना है, पूरी निष्ठा के साथ करना है और मेरे ऊपर मेरे बॉस भरोसा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी की, भावनात्मक स्थिरता। छोटे मोटे दिक्कतें तो हर बिजनेस में या हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन क्या उस समय पर हम घबरा जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, या हम बिल्कुल शांति से बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, धैर्य के साथ अपना कार्य पूर्ण करते हैं, या जो भी समस्या आई उसको हम बहुत ही तनाव मुक्त तरीके से हम कार्य करते हैं। तो जो स्ट्रेस होता है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हम बड़ी शांति से ये कार्य कर लेते हैं। फिर आखिरी है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कुछ नया अनुभव को हम करने के लिए स्वीकार करते हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ अलग हटके कोई अनुभव लेना है या कुछ एडवेंचर करना है या कोई नया रिस्क लेना है व्यवसाय में, तो हम उसे लेने के लिए बहुत आसानी से तैयार रहते हैं। अब इसको मापा कैसे जाता है कि ये व्यक्तित्व क्या है, कैसा है? उसके लिए स्व रिपोर्ट सर्वेक्षण होता है, प्रेक्षक रेटिंग सर्वेक्षण होता है और प्रक्षेपी उपाय होता है। इसके बारे में अभी हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। कुछ खास गुण व्यक्तियों में होते हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि कोर सेल्फ इवैल्यूएशन यानी मूल आत्म मूल्यांकन, मैं क्या हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूं। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम किसी संस्था में या जब किसी कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला है मेरा आत्मसम्मान। भारत में कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो ये मेरे व्यक्तित्व की क्या खास बात है? क्या मैं हर बात में दूसरों की हाँ में हाँ मिलाऊं, या जैसा मुझे कहा जाए वैसा मैं करूं, या मैं अपने स्व को सम्मान दूं, मैं अपनी इच्छा अनिच्छा, मेरी पसंद नापसंद, उसको क्या मैं ध्यान से देखता या देखती हूं और उसके बारे में काम करती हूं और उसके हिसाब से मैं अपनी स्व को सम्मान देती हूँ। दूसरा, लोकस ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का लोकस। इसका मतलब है कि क्या मैं दूसरों के द्वारा नियंत्रित होती हूँ या होता हूँ, या दूसरों को या एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैं अपने हिसाब से ढाल सकता हूँ या सकती हूँ। कई बार हम देखते हैं कुछ अंगूठियां पहने होते हैं, पुखराज पहना है, मोती पहना है, लहसुनिया पहना है, किसी पंडित जी ने, बाबा जी ने कुछ बता दिया और हमें बड़ा भरोसा होता है कि ये हमने पहन लिया, अब मेरा कोई काम अटकेगा नहीं, या ये मेरा लकी पेन है, इस पेन के बिना मैं एग्जाम में नहीं जा सकती, क्योंकि ये पेन जब तक मेरे हाथ में नहीं होगा मैं आराम से अपना उत्तर नहीं लिख पाऊंगी, या ये मेरी फेवरेट शर्ट है, इसको पहन के जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मेरा निश्चय ही सिलेक्शन हो जाएगा। ये लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हुआ, यानी बाहरी तत्व मेरे को प्रभावित करते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, अब मैं सफल हो जाऊंगा, यानी मुझे अपने पर भरोसा नहीं है, मैं अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, अपने दिमाग के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है, या मुझे इस गंदा तावीज या इस फेवरेट शर्ट या लकी चाम के ऊपर भरोसा है कि ये लकी चीज मेरे पास है तो अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा।
तो ये वाली चीज को हमें पहचानना है कि हमारे ऊपर किस चीज का प्रभाव ज्यादा है। फिर है मैकियावेलिज्म या चाणक्य नीति, कि क्या हम समझ बूझ रखते हैं, क्या हम चातुर्य के साथ, समझदारी के साथ अपने कार्य को करवा पाते हैं, यानी परिवर्तित परिस्थितियों में क्या हम तुरंत अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर हम नहीं ढाल पाते हैं तो इसका मतलब हमें इस चीज की कमी है। फिर आती है बात नार्सिसिज्म या आत्मरति की। यहाँ एक कहानी सुनाना चाहूंगी। ग्रीक माइथोलॉजी यानी ग्रीक लोक कथा में ये पॉपुलर है। नार्सिसस नाम का एक व्यक्ति था। वो नदी के देवता का पुत्र था नार्सिसस, और बहुत खूबसूरत था। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे कि ये देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत है, और जो लोग उसकी तारीफ नहीं करते थे, उसके परिवार वाले और वो खुद उनसे बड़े नाराज हो जाते थे। और एक दिन उसने नदी में अपने आप को देखा, और वो इतना खुश हुआ अपने आप को देखकर कि वो अपने आप को ही दिन भर निहारता रहता था। उसके लिए जीवन में उसकी पूरी धुरी वो खुद था। तो नार्सिसस कॉम्प्लेक्स या नार्सिसिज्म या स्वयं से प्यार करना, या मैं और मेरे में ही गुण है और किसी में कुछ नहीं है, बाकी लोग सिर्फ मेरे लिए बने हैं या मेरी ही हिसाब से वो कार्य करेंगे, ये सोच जब आती है तो उसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं, यानी आत्मरति। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वयं की जांच। ये सेल्फ मॉनिटरिंग में हम क्या अपने आप को जांच करके देखते हैं कि पिछली बार मैंने ऐसा करा था तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, या पिछली बार मैं इंटरव्यू में गया था तो मेरे साथ मेरी बहस हो गई थी, तो क्या मुझे कुछ परिवर्तित करना चाहिए अपनी सोच में, अपने बोलचाल में, या अपने उत्तर देने के तरीके में। ये सारी चीजें मुझे ध्यान देनी होती हैं। तो ये होता है सेल्फ मॉनिटरिंग या स्वयं की जांच। फिर जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग। जब हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं तो व्यक्ति ऐसा हो जो इस समय पर जोखिम लेने को बिल्कुल तैयार है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, स्पेशली जैसे शेयर बाजार की हम बात करें, वहां पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, या कोई नया प्लांट हमें लगाना है, या किसी नई जगह पर हमें एक अपनी फैक्ट्री और खोलनी है। क्या हम वो जोखिम लेने को तैयार हैं, या हम बहुत जल्दी डर जाते हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है, जितना है, जिस प्रकार से है, उसमें हम संतुष्ट हैं। तो ये जो परिवर्तन आता है या ये जो सोच होती है, तो कुछ लोग जोखिम लेने को तैयार होते हैं और कुछ जोखिम लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। टाइप ए वर्सेस टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए यानी वो व्यक्ति जो बहुत फटाफट काम करते हैं, जल्दी जल्दी सोचते हैं, जल्दी काम करते हैं, खाना तक जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि उन्हें कम समय में बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। वो छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं तो उस समय वो रिलैक्स नहीं होते। वो सोचते रहते हैं कि अरे मेरा काम सफर कर रहा है, मुझे अभी और कुछ करना है, और सोते जागते वो दिन रात स्पीड में काम करते रहते हैं। टाइप बी वो व्यक्ति होते हैं जो धीरे धीरे धैर्य के साथ सोच समझकर कार्य करते हैं। वो रिलैक्स करते हैं तो उनके मन में कोई आत्मग्लानि नहीं होती कि नहीं, मैंने मंडे से सैटरडे तक बहुत काम किया है, अब संडे को मैं अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अगर मैं पिकनिक अपने परिवार के साथ गया हूं तो मैं अपना फोन भी बंद कर दूंगा और अपना लैपटॉप भी घर पर छोड़कर जाऊंगा। लेकिन टाइप ए क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, थोड़ी देर का समय मुझे अपने ऑफिस के काम को करना है, तुम लोग खेलो, एंजॉय करो, या पिकनिक पर भी गए हैं तो बाकी सब लोग मस्ती करेंगे, ये व्यक्ति अपना लैपटॉप खोलकर अपने ऑफिस का कुछ काम निकाल कर करता रहेगा। तो ये टाइप ए वर्सेस टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में अभी हम और ज्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार की व्यक्तित्व होते हैं। फिर प्रोएक्टिव व्यक्तित्व, वो व्यक्ति होते हैं जो संस्था के हित में पूरे समय सोचते रहते हैं। कोई भी कार्य आए तो वो बहुत जल्दी से उसमें
कूद जाते हैं कि इस समय ये करना है, ये प्रायोरिटी है, मैं इसको तुरंत आगे बढ़कर कर लूं। तो ये वाली जो सोच होती है उसके बारे में हम प्रोएक्टिव लोगों की बारे में बात करते हैं। जब हम आत्म मूल्यांकन करते हैं तो जो खास चीजें हैं वो है कि हम आत्म सम्मान की बात करते हैं कि हम स्वयं को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्या हम ये समझते हैं कि कितना हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हम कितने अच्छे से इसको हम देख रहे हैं या हम इस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नियंत्रण का लोकस यानी जब हम ये मान के चलते हैं कि मेरे भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूं, न कि कोई और, यानी किसी के कहने से मैं उस रंग के कपड़े, जैसे अगर हम पेपर खोलते हैं तो राशिफल पर हमारा ध्यान जाता है, उसमें लिखा होता है आज ये रंग का कपड़ा पहने, इधर जाकर काली गाय को चारा खिला दे, या ये कर दे, या ये दीपक जला दे। तो वो अगर हम दिन रात उसी को पढ़कर उसी के हिसाब से कार्य करते हैं, यानी हम मानते हैं कि हमारा भाग्य तभी अच्छा होगा जब हम इन बाहरी कारकों को पूरा करते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये समय हम अपनी पढ़ाई में लगाएं या अपने ग्रोथ पे लगाएं या अपने दिमाग को तेज करने में लगाएं, तो ये मुझे ज्यादा आगे ले जाएगा। यानी मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का लोकस अंदर है, मेरे अंदर है, और मैं ये मान के चलती हूँ या चलता हूँ कि मैं जिस तरह से कार्य करूं या आगे बढ़ूं उसी हिसाब से मुझे फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं चाणक्य नीति या मैकवेलिनिज्म की, कि जब ये मैकवेल जो व्यक्ति थे वो बहुत समझते थे कि कैसे हम परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को मैनेज कर सकते हैं, अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। दूसरों के इंटरैक्शन में उन्हें मालूम है कि क्या कहने से क्या होगा और किस प्रकार से ये कार्य पूर्ण हो सकता है। उनके जो इमोशंस हैं वो दूसरों के हिसाब से वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फिर नार्सिसस या आत्मरति वाले व्यक्ति, ये व्यक्ति बस मैं, मेरा और मेरे लिए, या मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ या मैं बहुत अक्लमंद हूँ या मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। तो स्व जो महत्व है वो इस व्यक्ति के अंदर इतना अधिक होता है कि जब भी आप बात करते हैं वो सिर्फ अपनी और अपने आप के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में पूरे समय वही बात करते रहते हैं। और उन्हें इतनी ज्यादा तारीफ पसंद है कि बस जब तक लोग उनकी तारीफ करते रहते हैं वो खुश रहते हैं। अदरवाइज फिर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति अगर मुझे कुछ क्रिटिसिज्म दे रहा है तो वो नाराज से हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन जो है उसकी सारी चीजें, सारे सुख उन्हीं के लिए हैं। और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है कि मेरा अधिकार है इन सारी चीजों के ऊपर। और ये थोड़े से अक्खड़ किस्म के या दूसरों के साथ एडजस्ट न करने वाले या कई बार उतने इफेक्टिव नहीं माने जाते हैं, इस प्रकार के ये व्यक्तित्व होते हैं। फिर है स्वयं की जांच। ये व्यक्ति वो होते हैं जो अपने आप को चेक करते रहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, क्या मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या इस समय परिस्थिति ये चाहती है कि मैं परिवर्तित हो जाऊं, या इस समय मुझे क्या करना है। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो जिनको ज्यादातर प्रमोशन के टाइम पे परफॉर्मेंस रेटिंग बहुत हाई रहती है इनकी। ये लीडर टाइप के व्यक्ति होते हैं, ये फॉलोअर नहीं, बल्कि क्योंकि ये परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते जाते हैं, इस वजह से ये व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को ढालते जाते हैं और इनका अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कम और अपनी टीम के प्रति कमिटमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग करना वो व्यक्ति के हिसाब से कि वो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपने आसपास की दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और जांचते रहते हैं। जोखिम, आप और हम
कोई ना कोई जोखिम लेते ही हैं। किसी पहाड़ पे हमें चढ़ने की इच्छा हुई तो क्या हम पूरा ऊपर टॉप तक पहुंच पाएंगे? हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कई बार हम बिल्कुल बिना सोचे समझे, तैरना ठीक से नहीं आता, कोई डूब रहा है, हम कूद गए। तो हम जोखिम कितना ले रहे हैं, किस प्रकार का ले रहे हैं, और हम क्या त्वरित निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते। अलग अलग संगठनों में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग समय पर जो जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, उस जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि क्या ये व्यक्ति इस जॉब के लिए सही होगा, क्योंकि ये त्वरित निर्णय ले पाएगा। कभी आग लगती है, हमारे संगठन का नियम है कि आपको पहले लिखित में परमिशन लेनी है कुछ भी नया बुलवाने की। क्या वो समय होगा फायर ब्रिगेड को बुलवाने के लिए लिखित में परमिशन लेना? उस समय तो वो व्यक्ति तुरंत जहां जहां हो सकता है फोन लगाकर तुरंत निर्णय लेगा कि इस आग को बुझाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। क्या मैं यहाँ पर जो पानी के रिसोर्सेज अवेलेबल है वो डाल दूं, रेत अवेलेबल है तो क्या वो डाल दूं, फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन कर दूं? उसका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा कि मुझे अभी इस समय क्या करना है। लो रिस्क मैनेजर्स वो होते हैं जो धीरे धीरे सोचते हैं। पहले वो सोचेंगे मैं क्या करूं, मैं किसी और को फोन करूं, क्या मैं किसी से पूछूं, या मैं अवॉइड ही कर जाऊं। और ये वो व्यक्ति हैं जो शांति से जितना काम बता दिया गया वो करते जाएंगे, लेकिन अपने आप से वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो किस प्रकार का रिस्क हम ले सकते हैं जीवन में, ये हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी। ये जीवन में हम आसपास पाते हैं कि दो प्रकार में हम बांट सकते हैं। अपने आप को भी हम समझ सकते हैं। क्या परीक्षा का समय आता है तो दिन रात सोते जागते हमें सिर्फ पढ़ाई दिखती है? हम अगर थोड़ी देर का ब्रेक ले रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो भी हम साथ में कुछ पन्ने रख रहे हैं, फॉर्मूले याद करते जा रहे हैं, बीच बीच में खाते भी जा रहे हैं और टीवी भी देखते जा रहे हैं। क्या ये मेरे लिए सही है? यानी मैं टाइप ए वाला व्यक्ति हूं, तो मैं बहुत तेजी में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। बहुत जल्दी मुझे इम्पेशंस हो जाती है। मेरे पास कोई काम नहीं है तो मुझे घबराहट होती है कि आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है, अब मैं क्या करूं नेक्स्ट, मुझे अपना टाइम किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। और वो कई चीजें एक साथ सोचकर प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत कुछ एक साथ कर लेते हैं, और उन्हें खाली समय मिल जाए तो उन्हें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें, इस समय को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्हें रिलैक्स करके बिना आत्मग्लानि के आराम करना नहीं आता है। और एक स्टडी भी हुई थी कि हार्ट अटैक का क्या टाइप ए पर्सनालिटी के साथ कोई कोरिलेशन है, तो आया था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार के हैं और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उसका उनके स्ट्रेस लेवल या परेशानी के स्तर पे वो नहीं ले जाते। वो उनकी नेचुरल फितरत ही होती है या उनका व्यक्तित्व ही उस प्रकार का होता है। टाइप बी पर्सनालिटी, ये व्यक्ति आराम से काम करते हैं। अगर कोई आगे की प्लानिंग करनी है, कुछ नया सोचना है, तो वो टाइप बी वाले व्यक्ति सही रहते हैं। डेडलाइन में काम करना है तो टाइप ए, लेकिन नई प्लानिंग या धैर्य से सोच समझकर आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे कार्य करने वाले टाइप बी वाले व्यक्ति होते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमें हर समय अपने अचीवमेंट, अपने जो उपलब्धियां हैं उनको हाईलाइट करने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि वो बहुत जरूरी ना हो जाए। तो वो शांति से धैर्य के साथ पीछे छुपकर या पर्दे के पीछे आप पाएंगे वो व्यक्ति जो कार्य करते रहते हैं। अगर वो किसी कंपटीशन में या गेम में हिस्सा भी लेते हैं तो वो उसे आनंद पूर्वक खेलने की इच्छा से वो आगे बढ़ते हैं। जीतने वाली जो एक ललक होती है कि नहीं, मुझे तो जीत कर ही आना है, मुझे तो आगे ही बढ़ना है, ऐसी इच्छा टाइप बी वाले व्यक्तित्व में नहीं होती है। और वो अपने जो फ्री टाइम या कोई हॉबी है या कोई लेजर टाइम है या वो छुट्टी लेकर कहीं गए हैं तो उस समय वो अपने दिमाग पे अतिरिक्त कोई जोर नहीं डालते हैं और बड़े आराम से रिलैक्स होकर वो उस कार्य को
अपने रिलैक्सेशन को पूरा करके काम में फिर बिल्कुल फ्रेश होकर वापस आते हैं और उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्य। जीवन में मूल्य क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। अलग अलग देशों के वैल्यू सिस्टम अलग होते हैं, अलग अलग परिस्थिति में लोगों के मूल्य बदल जाते हैं या मूल्य होते हैं। किसी भी नौकरी के लिए जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति का मूल्य क्या या कैसा होगा। मान लीजिए कोई डिबेट छिड़ती है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड देना चाहिए अथवा नहीं। मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है। हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो क्राइम है, इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर इस व्यक्ति को हमें मृत्यु दंड तुरंत पब्लिकली सबके सामने देना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए ये एक लेसन हो। कहीं पर ये डिबेट चलती है कि हम जुवेनाइल जस्टिस की बात करते हैं कि छोटे बच्चे 16 उम्र होनी चाहिए या 18 उम्र होनी चाहिए, जैसे कि निर्भया केस के समय आया था। तो हमारे मूल्य क्या कहते हैं, हम कैसा सोचते हैं, वो हमारे मूल्य होते हैं। तो ये हर समय हर स्थिति में समाज में परिवर्तित भी होते रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसका भी एथिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जीवन के मूल्य जो हैं वो हमारे अपने पर्सनल होते हैं, और वही जॉब में जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन के मूल्य क्या और कैसे हैं। तो दो प्रकार के मूल्य हैं, टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू यानी ऐसी बेसिक चीजें जो हमें जीवन में, कि हमें अच्छा कमाना है, अपने परिवार को सुरक्षा देनी है, जीवन में तरक्की करनी है, वो हमारी बेसिक टर्मिनल वैल्यूज हैं कि ये हम अच्छे से कार्य करना चाहते हैं। उसको पाने के लिए हमारे में क्या एम्बिशन, साहस है, क्या हम अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, क्या हम ऑनेस्ट हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा इस प्रकार की भावना है कि हमें सही गलत का निर्णय बचपन से ही कूट कूट के हमारे अंदर भरा हुआ है। तो हमारी मूल्य प्रणाली क्या है, ये हर व्यक्ति के अंदर कि वो क्या है, कैसा है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं मूल्य के द्वारा। तो मूल्य जो है या एटीट्यूड हमारे अलग अलग कल्चर्स में अलग तरह से है। हमारा मोटिवेशन कि हमें आगे बढ़ने के लिए या हमें आगे जो लाने के लिए जो खास चीजें हैं, वो अलग अलग स्थितियों में या अलग अलग कल्चर्स में ये अलग अलग प्रकार से होती हैं। ये हमें सही और गलत भी बताती हैं, और ये हमारे दुनिया के बारे में जो परसेप्शन या हमारी अवधारणा होती है उसको भी प्रभावित करते हैं। अवधारणा यानी मेरी सोच आपकी सोच से थोड़ी अलग हो सकती है। कोई फूल सूंघा तो मुझे बहुत अच्छी लग सकती है खुशबू, लेकिन आपको वो बहुत बुरी लग सकती है कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं पसंद। तो परसेप्शन यानी अवधारणा हमारी, हम आसपास की दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये भी मेरे मूल्यों से आता है कि मुझे उसे पूरा भरना है या मैं इसे पूरा खाली करने की फितरत रखता हूँ। तो सही गलत क्या है ये, और दूसरों का व्यवहार को हम कैसे उनके ऊपर जजमेंट पास करते हैं, या उनकी कैसी हमारी सोच है कि हमें इस प्रकार के या ये वैल्यू के व्यक्ति चाहिए या इस प्रकार की वैल्यूज हमारे लिए सही नहीं है। ट्रेन में अगर हमारे पास बर्थ नहीं है, टिकट है लेकिन कंफर्म रिजर्वेशन नहीं है, क्या हम बिना आत्मग्लानि के, बिना किसी उसके, क्या हम रिश्वत देकर एक रात के लिए एक बर्थ टीटी से लेना चाहते हैं, या वो हमारे अंदर का ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम इस प्रकार का हमारी वैल्यूज हमें मना करती हैं कि नहीं ये कार्य गलत है, हमें इस प्रकार से नहीं करना है। तो ये बात खास तौर से सोची जाती है मूल्य के बारे में। तो मूल्य के बारे में जब सर्वेक्षण किया जाता है तो दो प्रकार की वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज
या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो मूल्य हैं ये हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ने में मदद करते हैं और कैसे हम इन मूल्यों को के किस लेवल पर हैं। मूल्य हमारी वफादारी और नैतिक व्यवहार इसको प्रभावित करते हैं और हमारे एथिक्स जीवन में हमें सही गलत का जो निर्णय देते हैं हम किस प्रकार से उसको समझें और वो हमारे जो संगठन है उसके लिए ये एथिकल बिहेवियर किस प्रकार से आगे बढ़ाता है और उसको हम हमारा जो संगठन का जो क्लाइमेट है या जो उसकी आसपास की सोच है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो संगठन की सोच है उससे मिलते जुलते एटीट्यूड के व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी में आए, क्योंकि जब वो उस नौकरी में सही व्यक्ति जॉब फिट है यानी हम अपनी सोच और हमारे संगठन की सोच अगर एक होगी तभी संगठन आगे बढ़ पाएगा। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के मूल्य होते हैं। छोटी सा एक उदाहरण दूंगी। अमेरिका में अपने बॉस को सर या मिस्टर के नाम से नहीं बुलाया जाता, वहां फर्स्ट नेम बेसिस पे बात की जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे देश में हमारी संस्कृति में अगर हमने पहला नाम या इवन मिस्टर सो एंड सो भी बोल दिया तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है। लेकिन हम यूरोप में अगर बात करें तो फर्स्ट नेम से हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम मिस्टर शर्मा ही बोलेंगे। लेकिन भारत में तो हम मिस्टर शर्मा भी ना बोलकर सर ही बोलेंगे क्योंकि या मैडम ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम अपने से ऊपर वालों के नाम को नहीं बुलाते हैं। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से है। शक्ति सत्ता या पावर डिस्टेंस, अलग अलग संस्कृतियों में ये जो डिस्टेंस है इसे अलग अलग रूप से देखा जाता है। अमेरिका में अगर कोई झाड़ू लगाने वाला जैनिटर भी है और जो सीईओ है वो एक दूसरे को बराबरी से ट्रीट करते हैं और वो एक दूसरे को अगर लिफ्ट में मिल जाएंगे तो गुड मॉर्निंग भी बोलेंगे। हमारे देश में ये जो अंतर है इसे बहुत दूर रखा जाता है कि जो जमींदारी सिस्टम हम कह लें वहां से आया है या हम गुलामी में बहुत साल रहे, पर वो हमारे अंदर निहित है कि एक हमने हायरार्की सिस्टम बना रखा है, ये ऊपर है ये नीचे है और उसके बीच का अंतर हम अधिक रखते हैं। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग है और उसी हिसाब से उन देशों की संगठनों में भी वो डिस्टेंस आ जाता है। फिर इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म या समष्टिवाद बनाम व्यक्तिवाद, हम क्या सब एक होकर एक टीम बनकर आगे बढ़ रहे हैं या मैं आगे बढ़ जाऊं मेरी टीम का नाम नहीं हो, ये मेरी सोच है। या जैसे जापानीज कल्चर में ये बहुत खास बात है कि वहाँ वो लोग कलेक्टिव रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ एक व्यक्ति के लिए कोई स्कोप या रोल नहीं होता, जो भी काम करते हैं वो मिलजुल कर टीम स्पिरिट के साथ ही आगे बढ़ते हैं। फिर मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, स्त्रीत्व बनाम मर्दानगी, हमारे जो जॉब रोल्स होते हैं या हमारे एटीट्यूड होते हैं, बहुत सारे कार्यों के बारे में हम जेंडर रोल्स डिसाइडेड रखते हैं। भारत में अगर कोई ट्रक ड्राइवर महिला है तो वो न्यूज आइटम बन जाएगा। ऑटो चालक या बस चालक हो या ट्रेन की ड्राइवर हो, ये कुछ जेंडर रोल्स होते हैं हमारे पास। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन जेंडर रोल्स को समझ लें और फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कि हम नहीं चाहते कि कोई अनिश्चितता हो, हम उसको किस प्रकार से देखते हैं। फिर उसके अलावा हमारी लंबी अवधि और छोटी अवधि के उन्मुखीकरण के हमारे लॉन्ग टर्म है। व्यक्ति की नौकरी तालमेल, ये बहुत